हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है। पिछले वीडियोस के अंदर हम यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 ऑलरेडी कवर कर चुके थे, जिसके अंदर हम मटेरियल एंड लेबर्स पढ़ चुके थे। आज के क्लास में हम शुरू करेंगे तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एक्सपेंस, विच इज कॉल्ड एज ओवरहेड। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। आपको डाउनलोड करो, रजिस्टर करो अपने आप को, और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर नंबर 1 के अंदर। टॉपिक है आज का ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर हम ओवरहेड चैप्टर ठीक से नहीं पढ़े तो ये चैप्टर ओवर द हेड हो जाएगा, है ना। इसका नाम में ही है, देखो, ओवर हेड। तो नाम तो ओवरहेड है, और अगर चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा गया तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, और ये चैप्टर ओवर द हेड हो जाएगा, मतलब सर के ऊपर से चला जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड का चैप्टर है, थोड़ा ध्यान देने का जरूरत है। मटेरियल या लेबर क्या बहुत इजी चैप्टर था, लेकिन ओवरहेड ऐसा नहीं है। ओवरहेड में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तुमको। अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से सुनोगे, जो क्वेश्चंस करवाया जाएगा करोगे, तो 100% चैप्टर भी तुमको इजी लगेगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात समझते हैं ओवरहेड का मतलब क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अंदर सबसे बड़ा खर्चा है पहला, डायरेक्ट मटेरियल। वो मटेरियल जो कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए यूज हुआ है। ठीक है। दूसरा आता है डायरेक्ट लेबर। तो वो वेजेस, वो सैलरीज, वो लेबर कॉस्ट जो कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हुआ है। तो जो मटेरियल या जो लेबर आइडेंटिफाइड है कि कौन से काम के लिए, कौन से जॉब के लिए, कौन से डिपार्टमेंट के लिए हुआ है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। राइट? बट ऐसे भी तो मटेरियल होंगे, या ऐसा भी तो लेबर कॉस्ट होगा जो कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। इन जनरल कॉस्ट है वो, जो कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, बट सारे डिपार्टमेंट को उससे बेनिफिट्स हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे सेलिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है। अब उस फैक्ट्री का जो उस जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट में जो कॉमन लाइटिंग एरिया है, या उस फ्लोर का जो वॉचमैन है, या उस फ्लोर का क्लीनर है, वो कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम नहीं कर रहा, वो सारे डिपार्टमेंट का साफ सफाई करता है। तो ये जो क्लीनर का खर्चा है, जो कि सारे डिपार्टमेंट के लिए ये क्लीनर रखा गया है, ये क्लीनर का खर्चा को बोलते हैं ओवरहेड। राइट? तो वो मटेरियल, वो लेबर जो कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं है, वैसे इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल या अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होता है, उन सबको बोला जाता है ओवरहेड। क्लियर है? तो ओवरहेड का मतलब क्या है? द कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल, लेबर को छोड़ के जो भी इनडायरेक्ट खर्चा हो रहा है, मटेरियल, लेबर या कोई और एक्सपेंस हो रहा है इनडायरेक्टली, सच इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज ओवरहेड। क्लियर है? हम पढ़ेंगे ओवरहेड का क्लासिफिकेशन। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ओवरहेड क्या है, जो कि हम समझ लिए ऑलरेडी, और फिर हम पढ़ेंगे आज के क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, दैट इज कौन कौन से टाइप्स का ओवरहेड होता है। राइट? देखना, ओवरहेड कॉस्ट आर टर्म्ड एज इनडायरेक्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट। These are costs which cannot be wholly debited directly to a particular job. जो खर्चा कोई पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड नहीं है, इन जनरल खर्चा है, जो कि कोई पर्टिकुलर जॉब में डेबिट नहीं किया जा सकता, ऐसे इनडायरेक्ट कॉस्ट को बोलते हैं ओवरहेड। राइट? These are neither direct material nor direct wages, nor are these expenses of a direct nature, and therefore this cannot be entered
द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ये डायरेक्ट खर्चा नहीं है, बेसिकली ये सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है, जो कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड नहीं है, ऐसे इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही बोला गया है ओवरहेड। क्लियर? बट सच एक्सपेंसेस कॉन्स्टिट्यूट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट as they are incurred for manufacturing a commodity or making it ready for sale। लेकिन ये खर्चा करना जरूरी है, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, बट ये खर्चा करना जरूरी है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर गुड्स को बेचने के लिए, राइट? They may arise either inside or outside the factory. For example, foreman's salary is an overhead charge occurring within the factory, while office manager's salary, जैसे फोरमैन का सैलरी है, फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है फोरमैन, तो ये फोरमैन का सैलरी इनडायरेक्ट खर्चा है, मतलब ओवरहेड है। वैसे ही मैनेजर का सैलरी, मैनेजर फैक्ट्री में काम कर रहा है लेकिन सभी डिपार्टमेंट का काम देखता है, तो ये मैनेजर का सैलरी भी ओवरहेड होगा। क्लियर है? तो ओवरहेड सिंपली मींस ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कंबाइंडली कॉल्ड एज ओवरहेड। क्लियर? अब हम देखेंगे आगे कि कौन कौन सा टाइप्स का ओवरहेड होता है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ ओवरहेड। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर के हिसाब से पहला जो ओवरहेड है वो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है? इसमें कुछ भी खास बात नहीं है, वो खर्चा जो कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, उन सब खर्चे को हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है? तो इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब मटेरियल का खर्चा हुआ है बट कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये इन जनरल है। लेबर भी इन जनरल है और कोई अदर एक्सपेंसेस है जो कि इन जनरल है, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, नेचर के हिसाब से तीन टाइप का हो सकता है ओवरहेड। पहला हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट लेबर, तीसरा हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? ये हो गया पहला अकॉर्डिंग टू नेचर, राइट? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नॉर्मैलिटी, नॉर्मल ओवरहेड और दूसरा हो गया एबनॉर्मल ओवरहेड। नॉर्मल मतलब जो तो नॉर्मली होता ही है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये ओवरहेड का खर्चा होता है, ऐसे खर्चे को बोलते हैं नॉर्मल ओवरहेड। और एबनॉर्मल मतलब जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस है, जो नॉर्मली तो नहीं होता है, कभी कभार होता है अनएक्सपेक्टेडली, ऐसे ओवरहेड्स को बोलते हैं एबनॉर्मल ओवरहेड्स। ठीक है? देखना, नॉर्मल ओवरहेड रेफर टू सच ओवरहेड्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड, जो कि एक्सपेक्टेड है कि होगा ही, expected to be incurred attaining a given output. These overheads are unavoidable. ये खर्चा तो होगा ही, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इंडस्ट्री में हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ये खर्चा होता ही है, ऐसे ओवरहेड्स को बोला जाता है नॉर्मल ओवरहेड्स। ठीक है? दूसरा आता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल रेफर्स टू दोज ओवरहेड्स व्हिच आर नॉट एक्सपेक्टेड, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, अचानक से हुआ है, जिसको अवॉइड भी किया जा सकता था, ऐसे को बोलते हैं एबनॉर्मल ओवरहेड। जैसे कि आइडल टाइम, खाली बैठे रहना। ठीक है? इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? हम मटेरियल के चैप्टर में पढ़े भी थे, एबनॉर्मल आइडल टाइम का ट्रीटमेंट हम उसको ट्रांसफर करते थे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मैलिटी। एक हो गया नॉर्मल ओवरहेड और दूसरा हो गया एबनॉर्मल ओवरहेड। नॉर्मल मतलब जो कि होता ही है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक खर्चा होता है, दैट इज नॉर्मल। और एबनॉर्मल मतलब जो कि हर सबका नहीं होता, इसको अवॉइड किया जा सकता था बट हम अवॉइड नहीं कर पाए, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल, राइट? नेक्स्ट आ गया कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल मतलब वो ओवरहेड जो कि हमारे हाथ में है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसका होना नहीं होना हम पे डिपेंड करता है।
दैट इज कंट्रोलेबल। तो जिसका होना नहीं होना हम पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज अनकंट्रोलेबल। ठीक है, देखना कंट्रोलेबल ओवरहेड्स आर दोज व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको रोका जा सकता है, जिसको रिड्यूस किया जा सकता है, ऐसे को बोलते हैं कंट्रोलेबल। नेक्स्ट, ओवरहेड्स विच आर नॉट सो कंट्रोलेबल, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, हम उसको कम नहीं कर सकते, दैट इज अनकंट्रोलेबल। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ पावर यूज इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजर। एक डिपार्टमेंट के अंदर कितना खर्चा होगा पावर का, ये कंट्रोलेबल है। हम देखकर यूज करेंगे तो पावर का खर्चा कम होगा, पावर का खर्चा डिपार्टमेंट के अंदर कंट्रोलेबल है। बट जो जनरल एरिया, जो कॉमन एरिया है, उसमें जो शेयर आएगा हमारा लाइटिंग का, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये खर्चा अनकंट्रोलेबल है। राइट, जैसे एग्जांपल के तौर पे इस क्लासरूम में कितना लाइट फैन चलेगा, उसके हिसाब से जो बिल आएगा, ये कंट्रोलेबल है, मैं थोड़ा कम देख के यूज कर सकता हूं। बट अगर पूरे स्कूल के लाइटिंग का जो कॉमन खर्चा है, जो कॉमन एरियाज में लाइटिंग होता है, गार्डनिंग में, जो गार्डन में लाइटिंग हो रहा है, वो जो कॉमन खर्चा, उसमें मेरा हिस्सा कितना आएगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। राइट, द फॉर्मर इज देयरफॉर कंट्रोलेबल, मतलब हमारा डिपार्टमेंट का जो पावर है वो कंट्रोलेबल है, लेकिन कॉमन जनरल एरिया का लाइटिंग का खर्चा, जनरल लाइटिंग, ये कंट्रोलेबल नहीं है। क्लियर है? तो कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल डिपेंड करता है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट आता है इसके बाद, अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी, कितना वैरी करेगा उसके हिसाब से। तीन है, पहला हो गया फिक्स्ड ओवरहेड, जो कि आउटपुट कितना भी चेंज हो जाए, ये खर्चा उतना का उतना ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड ओवरहेड। राइट, दूसरा आता है वेरिएबल, जो कि आउटपुट के हिसाब से चेंज होगा, पर यूनिट सेम रहेगा, बट आउटपुट जितना ज्यादा आउटपुट करेंगे, ज्यादा बढ़ाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। अगर आउटपुट कम करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा। पर यूनिट का कॉस्ट जो है वो सेम होगा। और दो तीसरा होता है इन दोनों के बीच में, जो थोड़ा फिक्स रहेगा और थोड़ा बदलेगा, दैट इज कॉल्ड एज सेमी वेरिएबल। ठीक है, देखना, पहला फिक्स्ड, दिस कॉस्ट आर नॉट अफेक्टेड इन मॉनेटरी टर्म्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम बाय अ चेंज इन द आउटपुट। आउटपुट कितना भी चेंज हो जाए, ये खर्चा में फर्क नहीं पड़ेगा, ये खर्चा इन टोटल उतना का उतना ही रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, सपोज इस क्लासरूम का रेंट, अब चाहे इसमें 10 बच्चे बैठे या फिर एक बच्चा बैठे या 50 बच्चे बैठे, फर्क नहीं पड़ता, रेंट तो जितना था पर मंथ उतना ही रहेगा। राइट, तो रेंट का जो खर्चा है ये चेंज नहीं होगा आउटपुट चेंज होने के वजह से, तो रेंट का खर्चा जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड है। ठीक है, but this will be true only when the change in output is not substantial. If the change in output is substantial, this will also increase in and will remain constant after such an increase till a certain level of activity is reached. तो बोल रहा है कि चेंज से तो फर्क नहीं पड़ता, बट चेंज सब्सटैंशियल नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल बताता हूं, मैं बोला कि इस क्लास में अगर 10 बच्चे बैठेंगे तो भी रेंट उतना ही लगेगा, अगर 20 बच्चे, 30 बच्चे, 50 बच्चे बैठे तो भी रेंट उतना ही लगेगा, क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी है 50 का। अब अगर मुझे 500 लोगों को बिठाना है तो क्या रेंट उतना ही लगेगा? अब नहीं सर, अब तो जगह ही नहीं होगा यहाँ पे, अब तो बड़ा क्लासरूम लेना पड़ेगा, ऑडिटोरियम लेना पड़ेगा, तो अब फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा। राइट, तो फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है अगर थोड़ा बहुत आउटपुट में चेंजेस होगा तो, बट अगर सब्सटैंशियल चेंजेस है, बहुत ज्यादा चेंजेस है, तब फिर फिक्स कॉस्ट भी थोड़ा इंक्रीज होगा। राइट, तो हम बोल सकते हैं फिक्स कॉस्ट का मतलब वो खर्चा जो कांस्टेंट रहता है,
विथ एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द आउटपुट। आउटपुट बढ़े या कम हो, खर्चा जब उतना का उतना ही रहेगा, ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। क्लियर है ये? नेक्स्ट, वेरिएबल ओवरहेड। दिस कॉस्ट चेंजेस इन द सेम रेशियो इन विच द आउटपुट चेंजेस। जितना चेंज होगा आउटपुट, उसी हिसाब से कॉस्ट चेंज होगा। अगर 1 यूनिट बनाओगे तो 5 रुपए लगेगा, 2 बनाओगे तो 10 लगेगा, 3 बनाओगे तो 15 लगेगा, राइट। अगर 50 यूनिट बनाओगे तो फिर 250 रुपए लगेगा। अगर 5000 यूनिट बनाओगे तो फिर 5000 इंटू 5, 25,000 लगेगा, है ना। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा, इंटू 5 करके उतना उतना कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है आउटपुट के हिसाब से चेंज होता है। आउटपुट जैसे बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी उस प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। अगर आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी उस प्रोपोर्शन में कम होता चला जाएगा, राइट। ये पर यूनिट हमेशा सेम होता है, ऐसे खर्चे को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? और इन दोनों के बीच में आता है सेमी वेरिएबल, जो कि पार्टली फिक्स्ड है और पार्टली वेरिएबल है। मतलब कुछ पार्ट इसका फिक्स्ड है जो कि चेंज नहीं होता विद द चेंज इन द आउटपुट, ये पार्ट फिक्स्ड है। और जो और एक पार्ट है खर्चा का, जो और एक पार्ट है, ये पार्ट वेरिएबल है। ठीक है, ऐसे खर्चे को बोलते हैं सेमी वेरिएबल। They do not change in the same ratio in which the output changes. The example of such cost are depreciation. जैसे depreciation है, अगर 1 साल का depreciation 10,000 है, अगर हम उसमें 500 यूनिट बनाते हैं, तो अगर मैं 1000 यूनिट बना दिया तो डेप्रिसिएशन 20,000 नहीं हो जाएगा, है ना। डेप्रिसिएशन थोड़ा बढ़ेगा, मशीन ज्यादा यूज होगा, डेप्रिसिएशन थोड़ा बढ़ेगा, बट डेप्रिसिएशन डबल नहीं हो जाएगा, राइट। सिमिलरली रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, तो चलो हम 500 यूनिट बनाता हूं तो रिपेयर का खर्चा आता है 500 रुपए। लेकिन अगर मैं 1000 यूनिट बनाऊंगा तो रिपेयर का खर्चा 1000 नहीं आएगा, थोड़ा बढ़ेगा, 600 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, बट डबल नहीं होगा। ऐसे खर्चे को बोलते हैं सेमी वेरिएबल, जहां पे कुछ पार्ट फिक्स है और बाकी पार्ट वेरिएबल होगा। क्लियर है? जैसे डेप्रिसिएशन में पुराना हो रहा है इसीलिए डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो ये पार्ट फिक्स्ड है, 1 साल पुराना हुआ तो उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उसके वजह से जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो बढ़ेगा। अगर मैं 500 यूनिट बनाऊंगा तो डेप्रिसिएशन जितना होगा, 1000 यूनिट बनाऊंगा तो डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा, बट डबल नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? ज्यादा जरूर होगा, मशीन पुराना होगा तो ज्यादा डेप्रिसिएशन हो रहा है, बट डबल नहीं हो रहा। डबल होगा तब उसको बोलते वेरिएबल, अगर उतना का उतना रहता तो उसको बोलते फिक्स्ड। थोड़ा बढ़ेगा, डबल नहीं होगा लेकिन थोड़ा बढ़ेगा, दैट इज सेमी वेरिएबल। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन के समय जो खर्चा सब हो रहा है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स, वैसे ओवरहेड को बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस के अंदर जो खर्चा हो रहा है सामान को रखने का, उसको अकाउंटिंग करने का, ये सब जो ओवरहेड है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और सामान को बेचने का जो खर्चा हो रहा है, कस्टमर तक सामान पहुंचाने में, बेचने में जो खर्चा हो रहा है, उसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्लियर है? तो 3 टाइप का ओवरहेड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट the classification of overheads on the basis of different things, like on the basis of nature, normality, controllability, function, variability, right? तो हर एक टाइप में हम अलग अलग तरीके से ओवरहेड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो आगे चल के ये सब क्लासिफिकेशन जो है बहुत काम में आने वाला है, तो इसको अच्छे से पढ़ के आना,
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका प्रैक्टिकल टॉपिक शुरू करेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।